हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्क्राइब किया था वो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था। और मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ तो अच्छे से समझ जाओगे। एक्चुअली उस वीडियो में हमने क्या बात की थी, सिर्फ इतनी कि ये जो हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है, इस बेसिक आर्किटेक्चर में इनपुट हमने एक्सप्लेन कर दिया था, इनपुट यूनिट कौन सी होती हैं, और आउटपुट यूनिट एक्सप्लेन कर दी गई थी। आज के टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं, आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि ये जो इतना पार्ट है सीपीयू का, जो इतना पार्ट है इसको एटलीस्ट हम कवर कर पाएँ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। This is the page where we have left last time and here it is on your screen. आज हमें स्टडी करना है द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया था कि दिस इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन क्यों कहते हैं? ब्रेन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड गवर्न्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस is based on this part which is the most important part known as the CPU. Now see, CPU also have some sub components. ठीक है, उसके पास अपने अपने सब कंपोनेंट्स हैं, यानी कि सारा काम प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं। सारा वो जो काम होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई आप ये डिपार्टमेंट देखेंगे, आप रोड एंड हाईवेज़ का आप देखेंगे, गृह मंत्रालय आप देखेंगे, रक्षा मंत्रालय आप देखेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही सीपीयू जो है इनके भी अलग अलग मंत्रालय डिवाइड किए हुए हैं भाई। तो इसमें से क्या होता है, अच्छा ये जो इन्होंने मंत्रालय डिवाइड कर दिए हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, इन सारे के सारे यूनिट्स का अपना अपना काम है और ये सब उस काम को बखूबी करते हैं। ठीक है, ALU के बारे में हम बात करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या काम करती है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये हुए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये हो गए अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, और ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं लेस देन, ग्रेटर देन। हमें चेक करना है कि भाई 5 इज़ लेस देन 4, यस और नो। ठीक है, अगर यस होगा तो आंसर आएगा, नो होगा तो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग। इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये जो सिंबल आप देख रहे हो इस सिंबल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉट इक्वल टू बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, कई सारे दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उसमें प्लस माइनस होता है, लेस देन इक्वल टू होता है ना। तो उस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म होते हैं ALU के थ्रू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू। तो इसका वर्क यही है कि इस तरह के अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि भाई ऐसा कीजिए, तो यही यूनिट उसको परफॉर्म करेगी। ठीक है, अच्छा अब ये यूनिट जो है, हाँ एक चीज़ और बता दें आपको कि ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं तो इनका तो एक प्रॉपर आंसर आता है। आंसर क्या आता है? एक प्रॉपर वैल्यू आएगी। 5 है, 10 है, 15 है, 5.7 है, 1992.550 है ना। इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं इनके आउटपुट में। लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं इनके आउटपुट में क्या आता है? ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये सब कौन सा, ये मंत्रालय कौन डील करता है? ALU भाई साहब डील करते हैं इसको। ठीक, अच्छा अब देयर इज ऑल्सो अ यूनिट विच इज नोन एज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है? कंट्रोल यूनिट का वर्क ये है कि ये एक सुपरवाइज़र की तरह वर्क करते हैं। ये भाई साहब बहुत बड़े वाले हैं, इनको क्लास का मॉनिटर बनाया गया है। ठीक है, CU कौन है? क्लास के मॉनिटर हैं। लुक एट हियर इट इज़ CU
की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल जो वर्ड है इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, दैट इट हैज़ टू कंट्रोल दैट ऑल अदर यूनिट्स आर वर्किंग प्रॉपर और नॉट। ALU ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेमोरी ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, रजिस्टर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये तो स्टोरेज यूनिट है, इसको हम सेपरेटली भी रख सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी यूनिट है, ALU है, रजिस्टर है, मेमोरी है, ये प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, प्रॉपर टाइम से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, है ना। तो ये सारा का सारा कंट्रोल रखने के लिए क्लास का ये मॉनिटर यहाँ पे बैठा रहता है, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम। तो यही सारी की सारी डिटेल्स आपको आपकी बुक के इस पेज पे लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, इट इज़ रिटन हियर द CU कंट्रोल्स and guides the interpretation, flow and manipulation of all data and information. The CU sends control signal, ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक। CU sends control signal until the required operation are done properly by ALU and memory. ALU और memory में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो ऑपरेशन परफेक्टली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका सारा कंट्रोल कौन देखेगा, CU देखेगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिटन हियर CU एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर बाय कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस। ऑपरेशंस कौन कौन से हो रहे हैं, ऑपरेशंस मैं फिर से बताता हूँ, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लॉजिकल, या फिर अगर हमने कमांड दे रखी है किसी चीज़ को प्रिंट करने की, तो ये सारे के सारे जो टास्क हैं ये प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गिवन टू कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है, सिग्नल्स के थ्रू इन सारे के सारे टास्क को परफॉर्म करता है कि जो डेटा मेमोरी से CU में गया था एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए, वो डेटा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही प्लेस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर आउटपुट जनरेट हुआ तो वो आउटपुट विद इन टाइम वापस मेमोरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑल अबाउट दैट। सो दिस इज़ द टास्क ऑफ कंट्रोल यूनिट। अब बात आती है रजिस्टर्स की। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, look at here, register. As I have told you earlier that registers or processor registers are small unit of data holding places. देखो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं। ये स्मॉल यूनिट्स लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्मॉल डेटा को होल्ड करने के काम में आती हैं। The CPU uses registers to temporarily hold some important processing information during the time of processing processing is taking place. See, sometimes big calculations or large programs are executed in ALU. ठीक है, so when large programs are executed in ALU, then it happens that in between the time when execution is execution continue है, प्रोग्राम का प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग कई सारी ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं जो कई सारे वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं। ठीक है, तो किस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, किस टाइम पीरियड में, उन सभी को सेव रखने के लिए, टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक, एक तरह से मेमोरी का पार्ट समझ सकते हो आप। ठीक है, डेटा को होल्ड करने के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। नेक्स्ट जो है आपका वो टॉपिक है द मेमोरी, है ना। मेमोरी में हम इसे मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक, पहले तो हम बात करेंगे कि मेमोरी होती क्या है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो बिट्स वगैरह लिखा है, एक डायग्राम बना है, उसके बाद इसके बारे में हम
बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वेल इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ अ ब्रेन, अगर कंप्यूटर के पास ब्रेन है तो कॉमन सी बात है कि बहुत सारा डेटा भी उसमें स्टोर हो किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेटा स्टोर होगा, इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उस मेमोरी को हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब इसको इसकी एक क्वालिटी बोल सकते हैं, क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे, एक डिसएडवांटेज बोलेंगे कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, दिस मेन मेमोरी इज़ अ टेम्पररी मेमोरी। कंप्यूटर की, दोबारा बोल रहा हूँ, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो एक टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। टेम्पररी मेमोरी है, इस वर्ड के लिए हम एक अनदर वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ वॉलेटाइल। सो द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि सपोज़ कीजिए प्रोसेसिंग चल रही है और इसी बीच अगर पावर ऑफ हो जाए, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, तो मेन मेमोरी में जो प्रोसेसिंग चल रही थी तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा भी स्टोर हो रहा था, वो जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, और वो रिकवर नहीं हो सकता। तो ये जो एक डिसएडवांटेज है, इस डिसएडवांटेज को लेके हम ये बोलते हैं कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। एक बात ये, एंड दिस मेमोरी, एक लाइन यहाँ पे कहीं पे लिखी होगी, जस्ट लेट मी सर्च फर्स्ट, यस इट इज़ हियर, the memory of a computer is more like a predefined working place where it temporarily keeps information and the data to facilitate its performance. Yes, this line, each memory location has a unique memory address where the task is performed. It clears its memory and memory space is then available for the next task to be performed. ये लाइन अगर आपने पढ़ी होगी तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कंप्यूटर की मेन मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिस मेमोरी को हमें अगेन एंड अगेन यूज़ करना है। अगेन एंड अगेन यूज़ करना है, क्यों करना है? क्योंकि वो एक लिमिटेड होती है। कभी आप किसी वर्क प्लेस पे गए होंगे, जैसे कि किसी ऑफिस में या फिर किसी जिम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक अलमीरा रहती है बड़ी सी, या फिर पिजन होल्स रहते हैं जिसमें अलग अलग जो पर्सन होते हैं वो आते हैं, अपना सामान रखते हैं। उसके बाद हाँ, कभी मेगा मार्ट वगैरह में जाइएगा तो जो आपके छोटे छोटे हैंड बैग्स होते हैं उनको वो शोरूम के अंदर घुसने से पहले एक उनके पास अलमीरा होती है, उस अलमीरा में रख देते हैं और वो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस, ठीक है, वो एक टोकन देते हैं, टोकन पे वो उनके उस पिजन होल का नंबर लिखा रहता है, वो आपको दे देते हैं। फिर वापस आप अपना काम करके आते हो, अपना सामान उठाते हो और वो मेमोरी फ्री हो जाती है फिर, ठीक है। तो वो मेमोरी फ्री हो जाती है, फिर वो मेमोरी नेक्स्ट जो पर्सन आ रहा है उस पर्सन को अलॉट हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी मेन मेमोरी भी वर्क करती है और उसी का जो डायग्राम है यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। तो क्या होता है यहाँ पे, देखो, मेमोरी जो कंप्यूटर की है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट कहलाती है, ठीक है। बिट मीन्स, यहाँ पे इट इज़ रिटन हियर, अ बिट मीन्स अ बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को बिट बोलेंगे हम। अब ये जो बाइनरी डिजिट है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। तो 0 और 1 ये बाइनरी की 2 बिट्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इन्होंने वही पिजन होल बना रखा है जो कि मैं आपसे किसी शोरूम की बात कर रहा था। तो इस पिजन होल में ये जो प्लेस है इसका एक एड्रेस होता है प्रॉपर, ठीक है। मेमोरी सेल का एक एड्रेस होता है प्रॉपर, वो एड्रेस आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, एरे की फॉर्म में होता है वो, ठीक है। तो इस मेमोरी में यहाँ पे एक बिट स्टोर है जिसका नाम है 0, यहाँ पे एक सेकंड बिट है 1, एक और बिट यहाँ पे है 1, एक और बिट यहाँ पे है 0।
अब ये 0 1 ही क्यों है भाई? 0 1 सिर्फ इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, इसी पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी मेमोरी की। तो मेमोरी में आपने ये 2 पॉइंट्स नोट किए। फर्स्ट पॉइंट ये कि जो मेन मेमोरी है इसी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए होती है कि अगर पावर लॉस्ट हो जाए या फिर पावर ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ कर दिया है सिस्टम, तो ये सारा का सारा जो डेटा होता है, कौन सा डेटा? ये वाला डेटा जो यहाँ पे ये डेटा स्टोर किया हुआ है हमने, ठीक है, मेन मेमोरी में, ये सारा का सारा डेटा फ्री अप हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, रिकवर नहीं कर सकते हम, ठीक। तो ये बात हुई। दूसरी बात हमारी जो मेन हुई वो ये कि अ बिट मीन्स अ बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को हम बिट बोलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये जो यहाँ पे नीचे लाइन लिखी हुई है, ये जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं, इन 2 लाइंस को अच्छे से पढ़ लेना। कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। छोटी सी चीज़ कौन सी है? वो ये कि 1 बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट, ओहो पेन नहीं आया, वो ये कि 1 बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डेटा आइटम और अ कैरेक्टर, ठीक है। अदर यूनिट ऑफ मेमोरी आर KB, MB, GB, TB, ठीक है। इसकी तो आगे आपको टेबल मिलेगी। तो एक बात ये, और हाँ वो जो पॉइंट था वो ऊपर वाला पॉइंट था, सॉरी, दिस वन। तो ये पॉइंट है, अ बिट इज़ एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द मेमोरी। 8 बिट्स टुगेदर फॉर्म अ बाइट। 8 बिट जब कलेक्टिवली हम लेते हैं तो उसको हम बाइट बोलते हैं। और एक चीज़ और कि जब 4 बिट्स को हम कलेक्टिवली लेते हैं तो उसको हम निबल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आई थिंक कि कुछ यूनिट्स आने वाली हैं, उन यूनिट्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि मेमोरी की कौन कौन सी यूनिट्स हैं। सो हियर इज़ द टेबल, आप इस टेबल में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बाइट, शॉर्ट नेम इसका बिट है, ये बाइनरी डिजिट कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं 8 बिट्स। 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम 1 बाइट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद 2 टू द पावर 10 यानी कि 1024 बाइट्स को 1 KB बोलते हैं। एंड फर्दर आप यहाँ पे इस टेबल में देख सकते हो 1024 KB से MB, और 1024 MB जब कलेक्टिवली हम लेते हैं तो वो बनता है जाके 1 GB, ठीक है, 1 GB, समझ रहे होगे। और इनकी फुल फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसी तरह से GB से बड़ा फिर टेराबाइट आ जाता है, टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट आ जाता है, पेटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट आ जाता है, और फिर एक्साबाइट से बड़ा आ जाता है ज़ेटाबाइट, ठीक है। तो ये बात थी सारी की सारी आज के लेक्चर की, जिसमें हमने मेमोरी की बात कर ली और CPU के जो सब यूनिट्स हैं उनकी बात कर ली। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम बात करेंगे रैम एंड रोम की, ठीक है। रैम एंड रोम क्या है? रैम एंड रैम आर द पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी, ठीक। मेन मेमोरी जो है उसके 2 पार्ट्स हमने बताए थे। एक बार यहाँ चलते हैं हम, यहाँ ये जो मेमोरी देख रहे हो आप, इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, और इस मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम। उस पर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।